तो हेलो हेलो। लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं आज का जो लेक्चर होने वाला है, उसमें बहुत से टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह क्या है, मतलब एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। साथ ही साथ देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र आरेख का ऊर्जा प्रभाव क्या है, डायग्राम के साथ समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में क्या क्या बातें आती है, फूड चेंज जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके बाद खाद्य जाले देखेंगे जिसको फूड वेव कहते हैं। बहुत से टॉपिक को देखने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी किसको कहते हैं, डेट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में देखेंगे और फटाफट से सेशन को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझिएगा, बस सुनते जाना है आपको। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कॉपी किताब लेकर बैठो। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ करना। कॉपी में क्या लिखना है सर, पहले आपको लिखना है कॉपी पर कलम से लिखना है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रभाव क्या है। हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिखो और इंग्लिश वाले हो तो लिखो व्हाट इज एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। जो लिखने बोलूँगा वही आपको लिखना है। मेरे साथ पढ़ो, ऑफलाइन क्लास जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से आपको पढ़ना है। रेगुलर क्लास है, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। आराम से लेट के पढ़ेंगे, स्थिर से पढ़ेंगे, कोई भी झड़पाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इतना बात समझ रहा क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रभाव क्या है। सर पारिस्थितिकी तंत्र समझ रखा था पिछले वीडियो में, लेक्चर नंबर 5 में नहीं देखा, देख लो सर, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ देखते आओ, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर से कह दिया है कि आप शुरू से नहीं देखोगे आपका काम नहीं बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रभाव क्या है। बोलता है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रभाव होता है उसको एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की गति या स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। समझ रहे बात को? मतलब जो भी ऊर्जा प्रवाह होती है, जो एनर्जी होता है, वो एक रासायनिक प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। ऊर्जा प्रवाह वह घटना है जो इस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जैविक घटकों को अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो समझाएंगे इसको, पहले समझते हैं कि बोल रहा है किसी भी जो जितने भी इकोसिस्टम है उसमें क्या होता है, ऊर्जा फ्लो होता है कि भाई एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है तो उस जानवर का जो एनर्जी होगा वो दूसरे में चला जाएगा। यही बोलता है पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा होता है वो प्रभाव होता है। समझ रहे बात को? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है सर, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाता है, मतलब नहीं होता है, तो इससे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है या ऊर्जा प्रवाह पृथ्वी व जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सर, सन से पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, पौधा ग्रोथ करता है और उस पौधा को कौन खाता है, रैबिट खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रैट खा रहा है, और रैट को यहाँ वल्चर खा रहा है, ईगल खा रहा है, और ईगल को कौन खा रहा है, मरने के बाद डिकम्पोजर्स खा रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से एनर्जी क्या हो रहा है सर, फ्लो हो रहा है। कुछ एनर्जी यहाँ ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और किस तरह कुछ एनर्जी इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास जा रहा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जा रहा है और सेकेंडरी कंज्यूमर का एनर्जी लास्ट डिकम्पोजर के पास जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है सर, फ्लो हो रहा है। समझ रहे हैं, यही होता है एनर्जी फ्लो। तो पारिस्थितिकी तंत्र आरेख का ऊर्जा प्रभाव किस तरह से होता है। जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका जो ऊर्जा प्रभाव उसके नीचे दिया गया ये चित्र है, इसमें आप लोग देख सकते हो, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो एनर्जी फ्लो क्या होता है। इसका सर आपको डायग्राम बनाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अभी तुरंत बनाइए डायग्राम। प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर। सर पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका जगह प्लांट लिख दो, इसके जगह प्राइमरी कंज्यूमर लिख दो, रैट के बनाने की जरूरत नहीं है, रैट लिख सकते हो, रैट लिख सकते हो। और इसके ये फोटो नहीं बनाकर आप ईगल लिख दो, वल्चर लिख दो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए इंग्लिश में देखते हैं सर, व्हाट इज एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है राजा? एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम जो मतलब होता है कि मूवमेंट करना, किस चीज़ का मूवमेंट करना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र करना एक जानवर से दूसरे जानवर में, एक टॉपिकल लेवल से दूसरे टॉपिकल लेवल में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर कभी कभी एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है तो कहीं कहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस हो रहा है। यही केवल व केवल बोल रहा है एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम है। एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम का कुछ डायग्राम देख सकते हो, इसी तरीके से एनर्जी फ्लो का इकोसिस्टम है, ऊपर वाला डायग्राम है, सेम टू सेम यही आपको डायग्राम बनाना है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। सर खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? खाद्य श्रृंखला होता है एक ऐसी पहाड़ी स्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि पहाड़ी स्थितिकी तंत्र एक जीव का उपभोग दूसरे जीव द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर खाद्य श्रृंखला केवल छोटी पहाड़ी स्थितिकी तंत्रों में मौजूद होती है और इसे जटिल पहाड़ी स्थितिकी तंत्र के खाद्य वेब द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों फूड चेन है, किस तरीके से फूड चेन काम करता है। जूम करके आपको दिखाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। अब देखो ये प्रोड्यूसर, ये प्लांट है। प्लांट को कौन खाया सर? ग्रास होपर खा गया। ग्रास होपर को कौन खाया सर? फ्रॉग खाया। फ्रॉग को कौन खाया सर? स्नेक खाया। फ्रॉग को कौन खा गया सर? स्नेक खा गया। और स्नेक को कौन खा गया सर? हॉक खा गया, HAWK हॉक। ठीक है, जो भल्चर का काम करता है। और फाइनली इसको फंगी, ये जब मर जाएगा तो इसके बाद वो फंजाई खा लेगा इसको। तो इस तरीके से ये फूड चेन का काम करता है कि एक दूसरे का भोजन बनते हैं। जितने जानवर एक दूसरे का क्या है? भोजन बनते हैं। समझ रहे बात को? उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में पहले चरण में पौधों को घास फूस जैसे शाकाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है। सब कुछ लिखा हुआ है सर, सब कुछ लिखा हुआ आपके लिए, पूरा का पूरा मेहनत चल रहा है। सब कुछ लिख के दे दिया ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े सर, है ना। अगला है फिर हिरन जैसे शाकाहारी जानवरों को शेर, बाघ आदि जैसे मांसाहारी जानवर खा जाते हैं। तीसरा, मांसाहारियों के मरने पर उन्हें चील और गिद्ध जैसे सफाई कर्मी खा जाते हैं। जब गिद्ध मरते हैं तो उनके शरीर बैक्टीरिया या कवक द्वारा पोषक तत्वों में टूट जाते हैं और इन पोषक तत्वों का उपयोग पौधे फिर से अपनी वृद्धि के लिए करते हैं और इस तरीके से चलता रहता है। और इंग्लिश में देखते हैं फूड चेन किसको कहते हैं? फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है सर? फ्लो होता है एक जानवर से दूसरे जानवर में, वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ इको सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये एक बेस्ड है, किससे बेस्ड है? एक ऑर्गेनिज्म, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंज्यूम करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, वही एक तरह से इकोसिस्टम बनाता है। जनरल में कहे तो फूड चेन जो है वो एग्जिस्ट करता है केवल व केवल स्मॉल इकोसिस्टम में और ये रिप्लेस होता है फूड वेब के द्वारा इन द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में। अगर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की बात करें तो इट इज कॉल्ड फूड वेब, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फूड चेन में सर क्या क्या होता है? फूड चेन में पहला स्टेज में प्लांट को खाता है हार्बीवोरस, जो कि ग्रास होपर होता है। दूसरा, हार्बीवोरस को कौन खाता है? जैसे हार्बीवोरस को कौन खाता है सर? कार्निवोरस खाता है, जैसे लायन हो गया और टाइगर हो गया। लायन और टाइगर को कौन खाता है? स्कैवेंजर्स खाता है, ईगल्स और भल्चर। सर ईगल और भल्चर को कौन खाता है? बैक्टीरिया और फंजाई खाता है। और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट बचता है, उसका जो भी बचता है न्यूट्रिएंट खाने के बाद जो भी बचता है ज़मीन पर, वो मिट्टी में मिल जाता है। और सर और क्या होता है? प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है दोबारा से, मतलब फिर से वही चीज़ चलता रहेगा कंटिन्यूसली। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य जाले किसको कहते हैं सर? खाद्य जाले किसको कहते हैं? फूड वेब किसको कहते हैं? खाद्य श्रृंखलाएं हमें स्पष्ट तस्वीर देती है कि कौन किसे खाता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट वेब देता है। फूड चेन तो छोटा सा बताता है कि भाई ये इसको खाता है, एक तरह से सिखाने के लिए एक स्मॉल इकोसिस्टम को दर्शाता है। लेकिन जब बड़े लेवल की बात की जाए तो उसको कहते हैं फूड वेब। सर फूड वेब होता क्या? अरे भाई फूड चेन का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो खाद्य श्रृंखला होती है हमें स्पष्ट तस्वीर देता है कि कौन एक्चुअल में किसको खाता है, किसको खाता है। हालांकि हमें समस्याएं तब सामने आती है जब हम संपूर्ण पारिस्थितिकी समुदाय का वर्णन करने के लिए उनको क्या करें उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक जीव कभी कई प्रकार के शिकार को खो सकता है या कई शिकारी द्वारा खाया जा सकता है, जिनसे अलग अलग पोषी स्तर के शिकारी भी शामिल हैं। जब आप हैमबर्गर पैटी खाते हैं तो यही होता है। गाय एक प्राथमिक उपभोक्ता है और पैटी पर सलाद का पत्ता एक प्राथमिक उपभोक्ता है। समझ रहे बात को? इन रिश्तों का अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हमें खाद्य वेब का उपयोग कर सकते हैं। एक ग्राफ जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों के बीच सभी ट्रॉफिक खाने संबंधी अंत क्रियाओं को दिखाते हैं। नीचे दिया गया चित्र, जो दिया गया है यहाँ पर चित्र, वो ओंटारियो
झील के खाद्य जाल का एक उदाहरण दिखाता है। प्राथमिक उत्पादकों को हरे रंग में और प्राथमिक उपभोक्ताओं को नारंगी रंग में और द्वितीयक उपभोक्ताओं को नीले रंग में और तृतीयक उपभोक्ताओं को बैंगनी रंग से चिन्हित किया गया है। तो बैंगनी रंग से प्राथमिक उपभोक्ताओं को नारंगी रंग से देख सकते हैं, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको नारंगी रंग से चिन्हित किया गया है, और साथ ही साथ द्वितीयक उपभोक्ता को नीले रंग से, ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसको नीले रंग से किया गया है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है जिसको नारंगी रंग से चिन्हित किया, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता है, और उसके बाद बैंगनी रंग से तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में ये क्या करते हैं, ये खा लेते हैं बैक्टीरिया से। समझ बात को, एग्जाम्पल है, बेहतरीन से ये समझे। चित्रण का जो निचला स्तर है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को दर्शाता है, जिसमें डायटम, हरा सेवाल, नीला हरा सेवाल और फ्लैग लिस्टर्स और रोडिफर्स शामिल है। अगले स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता शामिल है जो प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं। इनमें इन सभी का नाम दिया हुआ, इस तरीके से आप लोग को नाम देखा हुआ, उतना ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ये जो पिक्चर है उसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं कि खाद्य जाल में तीर खाने वाले जीव से हम जीव की ओर इशारा करते हैं जो इसे खाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोटो में जो तीर लगा हुआ है, मतलब ये इसको खाता है ना, ये जो है ये इन दोनों को खाता है, ये है इसको खाता है, ये है इसको खाता है, मतलब तीर जाल बता दिया गया कौन किसको खाता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। जैसा कि उपरोक्त खाद्य वेब से पता चलता है कि जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो एक से अधिक पोषक स्तर के जीव को खा सकती है। उदाहरण के लिए ओप्सम झींगा, ऑप्शन जो झींगा है वो प्राथमिक उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। कितने जीव हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं कितने जीव है जो, जिसमें यहाँ पर ये जीव है ये दोनों को खाते हैं, देख रहे हैं, कोई ये जीव है ये भी दोनों खाते हैं, ये जीव है ये भी दोनों खाते हैं ना। तो कुछ कुछ जीव होते हैं जो दो खा रहे हैं, ऐसा है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड वेब जो होता है गिव अस ए क्लियर कट पिक्चर दिखाता है हमें कि कौन किसको खाता है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ समस्या आ जाती है कि जब हम लोग कोशिश करते हैं और इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। फॉर इंस्टेंस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या किया जा सकता है, समथिंग इट मल्टीपल टाइप ऑफ प्रे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाते हैं, कुछ उसमें मांस भी हो गया, कुछ उसमें प्लांट का भी हो गया, उस केस में दिक्कत आ जाता है। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू ईट ए हैमबर्गर पेटी। तो जो काउ एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, एंड जो लेटिक्यू है, जो पत्ता है, वो लीफ ऑन द पेटी इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो गाय का भी उसमें कुछ आ गया, और साथ ही साथ मतलब जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क एंड साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो उस केस में सर ये कहीं ना कहीं एक तो पहला प्लांट का प्रोडक्ट आ गया जो कि क्या है सर, प्रोड्यूसर है, और गाय का क्या है, मिल्क जैसे हो गया वो कंज्यूमर है। तो उस केस में सर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ जाता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए फूड वेब का इस्तेमाल किया जाता है। जो डायग्राम आपको दिखाया था वही चीज़ें सेम टू सेम इंग्लिश वाले में आप लोग उसको देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं पहाड़ी स्थिति की उत्तराधिकारी। सर पहाड़ी स्थिति की उत्तराधिकारी क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है। उत्तराधिकार के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक को प्रतिष्ठित किया गया है। प्राथमिक उत्तराधिकारी अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों में होता है। ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी, लावा प्रवाह, नवनिर्मित रेत के टीला या पीछे हटने वाले ग्लेशियर से छोड़ी गई चट्टानों जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप जीवन को बनाए रखने में असमर्थ है। द्वितीयक उत्तराधिकारी उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद समुदाय का हटा दिया गया है। इस छोटे पैमाने की गड़बड़ी द्वारा दर्शाया जाता है जो पर्यावरण से सभी जीवन और पोषक तत्वों को समाप्त नहीं करती है। द्वितीयक पारिस्थितिक उत्तराधिकारी में जो द्वितीयक अनुक्रम होती है वो किसी बड़ी गड़बड़ी जैसे आग या बाढ़ के बाद होता है। द्वितीयक अनुक्रम और चरण प्राथमिक अनुक्रम के साथ होता है, समान होता है। हालांकि प्राथमिक उत्तराधिकारी हमेशा बंजर सतह पर शुरू होता है, जबकि द्वितीय उत्तराधिकारी ऐसे वातावरण में शुरू होता है जहाँ जो पहले से ही वो मिट्टी होती है, जहाँ पहले से मिट्टी होती है। इसके अलावा पुराने क्षेत्र के उत्तराधिकारी नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से छोड़ी गई कृषि भूमि को द्वितीयक उत्तराधिकारी से गुजरना पड़ सकता है। समझ बात को क्या, प्राथमिक और द्वितीयक उत्तराधिकारी दोनों समुदाय के भीतर प्रजातियों का लगातार बदलता मिश्रण बनाते हैं, क्योंकि जो विभिन्न तीव्रता होती है वो आकार और आवृत्तियां की गड़बड़ी परिदृश्य को बदल देती है। हालांकि उत्तराधिकारी के दौरान प्रजातियों की क्रमिक प्रगति यादृच्छिक नहीं है। प्रत्येक चरण में कुछ प्रजातियों ने समुदाय की विशेष
विशेष परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए जीवन इतिहास विकसित किया गया है। यह स्थिति उत्तराधिकारी के दौरान समुदाय की प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन का आंशिक रूप से पूर्वानुमानित क्रम लगाती है। प्रारंभ में आसपास के आवासों से केवल कुछ ही प्रजातियां अशांत आवास में पनपने में सक्षम होती है। जैसे जैसे पौधों की नई प्रजातियां विकसित होती है वे जमीन पर छाया की मारती। तो ये कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया गया कि प्राथमिक और द्वितीयक में क्या क्या अंतर है, साथ साथ प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीयक में क्या होता है। इसको आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश में वही प्राथमिक जो उत्तराधिकारी होता है उसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है ओवर टाइम। और दो प्रकार के होते हैं सक्सेशन, पहला तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सर प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन में ऑकर इन एसेंशियल लाइफलेस एरिया में होता है, जहाँ की रीजन जो सॉइल का हो, जहाँ पर मिट्टी हो, इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर एज लावा फ्लो, जहाँ पर लावा फ्लो होता है, जो नए नए फॉर्म हुए हैं, सैंड ड्यूज, रॉक लेफ्ट फ्रॉम ए डिटीटिंग ग्लेशियर। ठीक है सर। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर होता है उस एरिया में जहाँ पर कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्ट, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, it is typified by the smaller scale disturbance that do not eliminate all life and nutrient from the environment। ये एक तरह से टाइपिफाइड की तरह है और वो स्मॉलर स्केल के द्वारा डिस्टर्बेंस किया जाता है, डेट डू नॉट एलिमिनेट, जो कि हटा नहीं सकता पूरी लाइफ को, एंड न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है कि जितने भी जो द्वितीयक उत्तराधिकारी होते हैं जहाँ पहले से मौजूद समुदाय हटा दिया गया है और इसे छोटे पैमाने की गड़बड़ी द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है सर, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है फॉलो करता है मेजर डिस्टर्बेंस, जैसे वो फायर या फिर फ्लड के द्वारा होता है। द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन आर सिमिलर टू दोज प्राइमरी सक्सेशन। हालांकि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बिगिन होता है बैरन सरफेस, जहाँ बंजर जगह है, वहीं पर जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो पहले से वहाँ पर मिट्टी होती है। इन एडिशन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ओल्ड फील्ड सक्सेशन, फार्मलैंड दैट हैव बीन अबैंडोन्ड में अंडरगो सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन दोनों के दोनों क्रिएट होता है एक कंटिन्यूअली चेंजिंग मिक्स पे ऑफ स्पेसीज एंड स्पेसीज within a community as disturbance of different intensities, size and frequency alter the landscape. The sequential progressive of spatial during succession however is not a random, तो वो random नहीं होता है। ठीक है, एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे जितना भी स्टेज होता है स्पेसीज का, हैव इवॉल्व लाइफ, उसमें लाइफ होता है, एंड हिस्टोरीज टू एक्सप्लॉइट द पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी। अगर क्या बोल रहा है, दिस सिचुएशन, जो ये सिचुएशन होता है इम्पोज करता है एक partially predictable sequence of change in the species composition of communities during the succession। ठीक है, तो इस तरीके का उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सर ये टॉपिक, आप लोग देख सकते हो। मेन तो सर टॉपिक अपना था फूड वेब और फूड चेन। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके बुक में था, सिलेबस में था, इसलिए पढ़ा दिया, उतना जरूरी नहीं है। बस आप लोग यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, एग्जाम में बस खत्म करना है। पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारा टॉपिक समझा, फूड चेन, फूड वेव, साथ ही साथ एनर्जी फ्लो कैसे होता है, एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, दो प्रकार होता है, पहला और दूसरा। सब कुछ देख लिया कि पहला बंजर में होता है और दूसरा क्या होता है, पहले वहाँ पर क्या होती है, सॉइल होती है, एक फ्लड और फ्लड के कारण या फिर वहाँ पर फायर आग लग जाता है उसके कारण होता है, और एक पहले से वहाँ पर बैरन रहती है। तो आप लोग समझ सकते हो, ज़्यादा हम लोग इसमें देखना नहीं है और टॉपिक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।